लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे बाजार, है ना, और बाजार के प्रकार को भी हम लोगों ने देखा था। आज हम इसी बाजार में स्थानीय बाजार जो होता है, लोकल मार्केट, तो लोकल मार्केट की रूपरेखा को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि लोकल बाजार वास्तव में किस प्रकार से काम करता है। स्थानीय बाजार की रूपरेखा, स्ट्रक्चर ऑफ लोकल मार्केट, आकार के आधार पर बेस्ड ऑन साइज हमने स्थानीय बाजार को समझने का प्रयास किया है लास्ट क्लास में। इसी स्थानीय बाजार को हम समझेंगे अभी थोड़े बृहद स्तर पर। स्थानीय बाजार को हमने देखा था कि ये छोटे क्षेत्रों में होते हैं। कैसे क्षेत्रों में? छोटे क्षेत्रों में, जैसे कि कोई गांव, कस्बा या शहर में आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस प्रकार के बाजार का माहौल तैयार किया जाता है ना। किस प्रकार के बाजार का? स्थानीय बाजार, यानी लोकल मार्केट। तो लोकल मार्केट के संबंध में देखिए, स्थानीय बाजार जो है, इसमें जो है स्थानीय बाजार के अंतर्गत जैसे कि एक होता है स्थिर बाजार। स्थिर बाजार को हम क्या बोलते हैं? फिक्स्ड मार्केट। फिक्स्ड मार्केट, फिक्स्ड मार्केट में क्या है भाई? यह एक स्थायी स्थान होता है जहां व्यापारी रोजाना अपने उत्पाद को बेचते हैं। मतलब फिक्स्ड जगह रहेगा जहां पर रोज जाकर के व्यापारी बैठेंगे और अपना सामान बेचेंगे। वह स्थान क्या कहलाएगा? फिक्स्ड मार्केट कहलाएगा। यह भी क्या है? स्थानीय बाजार का ही एक हिस्सा है, फिक्स्ड मार्केट। जैसे कि गांव की मंडी या स्थानीय दुकान, किराना दुकान, है ना, ये सभी क्या है? फिक्स्ड मार्केट है। चलता फिरता बाजार, मोबाइल मार्केट क्या होगा? ठेले वाले, अगर कोई अस्थायी रूप से यहां से वहां घूम घूम करके, फेरी वाले, ठेले वाले, है ना, इनका बाजार क्या है? चलता फिरता बाजार कहलाता है। इसको हम साप्ताहिक हाट या ठेले पर लगने वाला बाजार भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ बृहस्पति बाजार लगता है ना, शनिचरी बाजार, बृहस्पति बाजार। अब तो ये स्थायी मार्केट हो गया है, लेकिन शुरू में केवल उसी दिन बस बाजार लगता था। जैसे बृहस्पति बाजार जब होता था ना, तो केवल बृहस्पति मतलब गुरुवार को, है ना, थर्सडे को ही बाजार लगता था। सैटरडे यानी शनिचरी बाजार जब होता था ना, केवल सैटरडे को लगता था। अभी रूप कैसा ले लिया? स्थायी बाजार, क्योंकि अब लोग जो है, जनसंख्या बढ़ती चली गई, शहर बसता चला गया, तो स्थायी बाजार बन गया है। गांव गांव में आज भी देखना, एक विशेष दिन होता है, उस दिन हाट बाजार लगता है ना, तो विशेष दिन में क्या होगा? बाजार लगेगा। एक अच्छा, वस्तुओं का प्रकार देखो, टाइप्स ऑफ गुड्स, क्या क्या वस्तु का प्रकार हो सकता है? जैसे दैनिक उपभोग की वस्तुएं होती हैं। दैनिक उपभोग की वस्तुएं जो है, सब्जियां, फल, दूध, इसको आप जो है 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन रखने वाला चीज नहीं है। आप डेली फ्रेश खाएंगे तब सही रहेगा। तो दैनिक उपभोग की वस्तुएं होती हैं। जैसे कुछ कारीगर उत्पाद होते हैं, जैसे हस्त निर्मित वस्तुएं, कपड़े, इसको आप लॉन्ग टर्म तक यूज कर सकते हैं। ठीक, तो ये वस्तुओं के प्रकार हो गए। व्यापार के पैटर्न कैसे हो सकते हैं? इसमें कैशलेस लेन देन होता है कि नहीं होता है आजकल, है ना, कैशलेस। एग्जैक्टली, तो कैशलेस लेन देन में हम किस प्रकार का लेन देन कर रहे हैं आजकल वर्तमान में? देखो, वेरी गुड, यूनिफाइड इंटरफेस कहते हैं हम, यूनिफाइड इंटरफेस। यूनिफाइड इंटरफेस में नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया। नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, और एनपीसीआई के द्वारा हम जो है ना ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हैं। कैसा? ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स। इस ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स में हम बहुत सारे मीडियम का उपयोग करते हैं। दैट मीडियम, सबसे बेसिक मीडियम जो है भीम ऐप है, भीम। ठीक है, भीम। भारत इंटरफेस फॉर मनी ट्रांसफर, है ना, तो भीम ऐप के माध्यम से हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, यही यूपीआई जनरेट करता है। और बहुत सारे आज वॉलेट जो है, यही भीम से एक प्रकार से कनेक्टेड है। जैसे कि मोबाइल में आपका फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम,
है ना। ये सभी क्या है, वॉलेट्स हैं, ई वॉलेट्स हैं। इसके माध्यम से भी हम क्या कर रहे हैं, आजकल ट्रांजेक्शन करते हैं। आजकल सब्जी भी लेने जाओगे तो QR कोड रहता है, तो QR कोड स्कैन किए, तुरंत अपना जो है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो गया, है ना। ट्रांजेक्शन जो है बहुत से प्रकार से हो सकते हैं, यूपीआई के थ्रू हो सकता है ट्रांजेक्शन, और ये सभी ट्रांजेक्शन जो है IMPS के थ्रू होगा, RTGS के थ्रू होगा और NEFT के थ्रू होगा, ठीक है। ये सारे ट्रांजेक्शन्स आजकल हम कैशलेस ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। ये आधार इनेबल पेमेंट सर्विस AEPS, इसको हम वर्तमान में इस UPI या NPCI का जो ट्रांजेक्शन सिस्टम है, इसको हम क्या बोलते हैं, AEPS कहते हैं, आधार इनेबल पेमेंट सर्विसेज, है ना। यानी आधार लिंक करके हम UPI के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर पा रहे हैं। क्लियर। अच्छा, तो व्यापार का पैटर्न वर्तमान में क्या हो गया है आजकल, एक तो क्रेडिट लेन देन, पहला ये तो पुराना ही पैटर्न है। क्रेडिट लेन देन मतलब कि आप जो है उधारी लेन देन कर सकते हो, या कैश में लेन देन कर सकते हो, या फिर आप कैशलेस लेन देन कर सकते हो, है ना। कैश के बिना सीधा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू लेन देन कर सकते हो। खरीदार और विक्रेता, बायर एंड सेलर की बात करें, खरीदार जो है स्थायी निवासी भी हो सकता है और स्थायी निवासी नहीं भी हो सकता है। विक्रेता की अगर बात करें, विक्रेता मतलब सेलर ना, तो सेलर जो है किसान हो सकते हैं, छोटे व्यापारी हो सकते हैं, कारीगर कोई भी हो सकता है, जिनको जरूरत है, उपभोग की वस्तुएं चाहिए, तो कंज्यूमर के रूप में कोई भी हो सकता है। मूल्य निर्धारण, अगर स्थानीय बाजार में मूल्य निर्धारण की बात करें, प्राइसिंग की बात करें, तो जो डिमांड और सप्लाई है ना, जैसा डिमांड है उसके हिसाब से क्या होगा, मूल्य का निर्धारण होगा। स्थानीय बाजार में, लोकल मार्केट में मूल्य का निर्धारण कैसे होता है, डिमांड के आधार पर। अगर टमाटर बहुत ज्यादा डिमांड है और उसका स्टॉक कम है, तो एकाएक उसका प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जैसा डिमांड है उसके हिसाब से क्या होगा, प्राइसिंग होगा, जैसा डिमांड वैसा प्राइसिंग। ये लोकल मार्केट की बात है। स्थानीय बाजार की विशेषता को देखो क्या है, एक तो लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया में होता है। लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया मतलब सीमित भौगोलिक क्षेत्र में होता है, कम क्षेत्र में, बहुत मतलब चौड़ा व्यापार नहीं है इसका, है ना। जैसे कि उदाहरण कुछ दिया हुआ है यहाँ पर, आप अपना बिलासपुर को भी ले सकते हैं, रायपुर को, कहीं जहां आप मन करे वहां आप ले सकते हैं, है ना। दैनिक उपयोग की वस्तुओं का व्यापार, ट्रेड इन डेली कंज्यूमेबल गुड्स। स्थानीय बाजार मुख्यतः दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे सब्जियां, फल, अनाज, कपड़े, दूध आदि का व्यापार के लिए महत्वपूर्ण होता है। यानी कि दैनिक वस्तुओं के उपयोग या दैनिक वस्तुओं के सेल करने के लिए हम मूल रूप से किस प्रकार का उपयोग करते हैं, स्थानीय बाजार या लोकल मार्केट का उपयोग करते हैं। मोल भाव और कम कीमतें, 1 किलो टमाटर लेता हूं तो थोड़ा कम धनिया नहीं देगा, है, थोड़ा कम धनिया दे दे, 5 रुपए का धनिया दे, 5 रुपए की मेथी भी दे, 5 रुपए के नहीं 10 रुपए देंगे। हाँ मतलब 10 रुपए देंगे, उसमें क्या बोलेंगे पता है, थोड़ा से कड़ी पत्ता भी डाल दे और थोड़ा सा धनिया पत्ता भी डाल दे, और धनिया भी डाल दो और मेथी भी डाल दो, मिर्ची भी डाल दो। मतलब 10 रुपया दे रहे हो, उसमें सब कुछ डाल दो, थोड़ा थोड़ा डाल दो भाई। हम खुद ऐसा करते हैं, समझ रहे हो। तो ऐसा स्थिति है। तो ये कहां पर होता है, इस प्रकार का मोल भाव वाला मामला ज्यादातर कहां होता है, स्थानीय बाजार में होता है, ठीक है। बार्गेनिंग होता है। और देखो भंडारण की सीमाएं, लिमिटेड स्टोरेज, यहां पर आप जो है देखो, अब सब्जी है, दूध है, इन चीजों को आप लॉन्ग टर्म तक रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते ना, लंबे समय तक स्टोरेज नहीं रख सकते। तो ये शॉर्टेज होता है, इसमें लिमिटेड स्टोरेज होता है। विभिन्न प्रकार के बाजार को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि स्थिर बाजार की बात करें तो एक स्थायी स्थान पर फिक्स्ड होगा, जैसे रायपुर का गुवाहाटी बाजार वगैरह, और यहाँ आपका बृहस्पति बाजार, शनिचरी बाजार, गोल बाजार, है ना। चलता फिरता बाजार क्या है, साप्ताहिक हाट या अस्थायी बाजार होता है ना। ये सभी एग्जाम्पल है। हाट बाजार की बात करें तो हाट बाजार जो है ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से साप्ताहिक बाजार के रूप में इसको आयोजित किया जाता है ना। छत्तीसगढ़ में स्थानीय बाजारों का महत्व क्या है, वनोपज का व्यापार जो है स्थानीय बाजार है। छत्तीसगढ़ में वनोपज का व्यापार जो है
स्थानीय बाजार है। वनोपज में आपका तेंदुपत्ता, महुआ, साल बीज, लाख का व्यापार स्पेशली होता है। खास करके ये आपका बस्तर डिवीजन और सरगुजा डिवीजन, कोरबा में भी ना, कोरबा में मतलब बिलासपुर में स्पेशली कोरबा डिवीजन को आप लेकर के चल सकते हो। तो कोरबा क्षेत्र हो गया, कटघोरा कोरबा क्षेत्र आपका, उधर सरगुजा डिवीजन हो गया, सरगुजा संभाग, और नीचे में बस्तर संभाग। इन जगहों में जो स्थानीय बाजार है, तो स्थानीय बाजार के अंतर्गत ही वनोपज का भी व्यापार होता है। ट्रेड ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट या फॉरेस्ट प्रोड्यूस आप कह सकते हो। तो छत्तीसगढ़ में हाट बाजारों में वनोपज जैसे तेंदुपत्ता, महुआ, साल बीज और लाख का व्यापार होता है। ग्रामीण रोजगार की अगर हम बात करें, रूरल एम्प्लॉयमेंट, तो हाट एवं स्थानीय बाजार छोटे व्यापारी और किसानों के लिए रोजगार प्रदान करते हैं। जैसे कि बिलासपुर में, धमतरी में, सरगुजा में, हर जगह ग्रामीण रोजगार पर आधारित ये बाजार होते हैं। कृषि उत्पादों का व्यापार, एग्रीकल्चरल ट्रेड की अगर बात करें, तो किसान सीधे अपने उत्पाद को, जैसे धान, सब्जियां, फल आदि को बाजार में ला करके बेचते हैं। बिलासपुर में धान मंडी, जांजगीर चांपा का धान मंडी है ना, रायगढ़ का धान मंडी। लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट जो भी फसल उत्पादन होगा उसको ला करके उस मंडी में सेल आउट कर देते हैं। तो ये भी क्या है, स्थानीय बाजार का ही उदाहरण है। ये मंडी, धान मंडी क्या है, स्थानीय बाजार का ही उदाहरण है, एग्जाम्पल है। हस्तशिल्प और कारीगर उत्पाद देखो, हैंडक्राफ्ट एंड आर्टिसन प्रोडक्ट्स। छत्तीसगढ़ के स्थानीय बाजार हस्त निर्मित उत्पादों जैसे बस्तर का धातु कला, कोसा सिल्क, बांस शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। ये सभी भी मूल रूप से स्थानीय बाजार के एग्जाम्पल हैं, लोकल मार्केट के ही एग्जाम्पल हैं। क्लियर। स्थानीय बाजार के लिए क्या चैलेंजेस हैं वर्तमान में? सुविधाओं की कमी है, अभी भी हर जगह इनको फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कराया जाता है ना। तो एक तो सुविधाओं की कमी है, लेक ऑफ फैसिलिटीज। दूसरा, प्राइस इनस्टेबिलिटी, मूल्य अस्थिरता है। मूल्य अस्थिरता क्यों है? उचित मूल्य इनको मिल नहीं पाता, इस नाम से अपने हिसाब से मोल भाव करके, हाँ, और डिमांड जैसा है उसके हिसाब से ऊंच नीच होते रहता है। मध्यस्थों की भूमिका, रोल ऑफ मिडिलमैन, किसान और कारीगरों को उनकी वास्तविक कमाई से वंचित करने में मध्यस्थ सक्रिय होते हैं। मध्यस्थ मतलब बिचौलिए लोग, है ना, मतलब कि इन लोग को क्या बोलते हैं, बोली लगाने वाले लोग बोलते हैं ना। अरे चिंता काहे करते हो, तुम्हारा जो ये 5 किलो सामान ले, 5 किलो तुम गोभी लेकर के आए हो ना, मैं बेचता हूँ ना सर, तुम बेचोगे। इन लोग बीच में रहते हैं अपना, इन लोग बोलेंगे मेरे बिना तुम बोली ही नहीं लगा पाओगे, ऐसे करके गुंडागर्दी करेंगे, समझ रहे हो। तो ये क्या करेंगे भाई, 5 किलो तुम गोभी लेके आए हो, ठीक, कोई बात नहीं भाई, हम आपका 5 किलो गोभी सेल आउट कर देते हैं, इसका जो है 10% आप क्या करो, मुझे दे दो। तो मुनाफाखोरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इस प्रकार से हम देखें तो मध्यस्थों के कारण भी किसानों को ठीक से उचित दाम नहीं मिल पाता। डिजिटलीकरण की कमी, लेक ऑफ डिजिटलाइजेशन। देखो हाट बाजार, एक सीजी हाट बाजार करके हमने एक पोर्टल लॉन्च किया है और ई नाम करके पोर्टल लॉन्च किया है। दो हम लोगों ने डिजिटल क्षेत्र में क्रांति लाने का प्रयास किया, एक तो ई नाम, ठीक है, और दूसरा सीजी हाट बाजार। तो सीजी हाट बाजार, ये दो जो है ऑनलाइन पोर्टल हैं। ई नाम के माध्यम से क्या हो रहा है, किसान डायरेक्ट व्यापारी से कनेक्ट हो रहा है और उचित मूल्य पर अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर पा रहा है, पहला। और हम सीजी हाट के माध्यम से क्या करते हैं, सीजी हाट एक प्रकार से ऑनलाइन निगरानी रखता है और लोगों को, ये जो मध्यस्थ है ना, बिचौलिए लोग, इनको रेगुलेट करने का काम कर रहा है ना। तो सीजी हाट के माध्यम से, ई नाम के माध्यम से हम डिजिटलीकरण लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये स्थानीय बाजार के लिए क्या होगा, बेनिफिशियरी होगा, यानी बेनिफिट होगा इसके लिए, ठीक है। हमने एक और टेक्नोलॉजी इजाद किया है जिसको हम ई मंडी के नाम से जानते हैं। क्या है ई मंडी? छत्तीसगढ़ में सीजी हाट भी चल रहा है, ई नाम भी चल रहा है और ई मंडी भी चल रहा है। तो तीनों टर्म आप ध्यान में रखना। छत्तीसगढ़ में लोकल मार्केट को कैप्चर करने के लिए, लोकल मार्केट को इनहेंस करने के लिए, उसको आगे लाने के लिए हमने 3 प्रकार की ऑनलाइन डिजिटल सर्विस को लॉन्च किया है। पहला बोलो ई नाम, दूसरा सीजी हाट और तीसरा ई मंडी। पहला ई नाम, सीजी हाट, ई मंडी।
वेरी गुड। अब देखो डिजिटल प्लेटफॉर्म का विकास हम लोग कर रहे हैं, जैसे यूपीआई और डिजिटलीकरण का भुगतान कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा एक प्लेटफॉर्म लाया गया ई मंडी। इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार कर रहे हैं, हाट बाजारों के भंडारण और परिवहन को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं हम। वहां तक पहले कीचड़, यहाँ तक कीचड़ हुआ करता था, जो है 12मासी सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, सड़कें बनाने का प्रयास कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। अब एक ना हर घर नल जल योजना भी आ गया, तो उसके माध्यम से पानी की व्यवस्था भी हम लोग क्या कर रहे हैं, पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, हाट बाजारों में भंडारण और परिवहन की व्यवस्था किया जाना, सीधे बिक्री केंद्र का स्थापना करना, डायरेक्ट सेल सेंटर्स। डायरेक्ट सेल सेंटर्स में क्या होता है ना, जैसे कि आजकल हम धान मंडी की बात करते हैं, तो धान मंडी में डायरेक्ट सेल कर सकते हो आप। आपके अकाउंट में ना ग्रामीण बैंक में अकाउंट खोलना होता है, किसानों को ग्रामीण बैंक में अकाउंट होता है, तो डायरेक्ट उसमें पैसा आ जाएगा। डायरेक्ट हम लोग क्या बोल रहे हैं सिस्टम को, डायरेक्ट सेल सेंटर्स। तो डायरेक्ट सेल सेंटर्स में किसानों को एमएसपी के आधार पर उनको जो है एमएसपी के आधार पर उनका जो लाभ है वो दिया जाता है ना। तो किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर बेचने पर स्थापना किया गया है इस व्यवस्था को। जैसे धान खरीदी केंद्र में क्या होगा, किसानों को डायरेक्ट लाभ होगा। इसमें क्या किया जा रहा है, इसी में हम एक ऑनलाइन जो डिजिटल व्यवस्था था जिसको हम लोग बोल रहे थे डीबीटी बोल रहे थे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फैसिलिटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फैसिलिटी, यानी कि हमने जो है ग्रामीणों को डायरेक्ट बेनिफिट देना प्रारंभ कर दिया। जो भी वो धान बेचेंगे उसका लाभ उनको डायरेक्ट कहां पर मिलेगा, बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। ठीक है। कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे कि इन प्रश्नों को आप लोग कोशिश करो बताने का क्या हो सकता है। पहला प्रश्न देखो, स्थानीय बाजार की मुख्य विशेषता कौन सा सही है, ऐसा पूछा है ना। देखो केवल अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए है क्या, यह मुख्य रूप से दैनिक उपयोग की वस्तुओं के लेन देन पर आधारित है, सही है। केवल बड़े उद्योग गलत है, केवल ऑनलाइन, एक केवल शब्द आया मतलब ये गलत हो गया, ये ऑप्शन जो है सही है। चलिए इस प्रश्न को पढ़ो, क्या बोल रहा है। वनोपज के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है बस्तर, उसके बाद फिर अंबिकापुर या आप बोल सकते हो सरगुजा, लेकिन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कहां पर है, बस्तर में। ठीक है, तो बस्तर सही है। बस्तर में क्या है, तेंदुपत्ता, महुआ, साल बीज वनोपज का व्यापार मुख्य रूप से होता है। स्थानीय बाजारों को वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आधार सही है, यह पूछा गया है। तो स्थान सही है, स्थान सही होना चाहिए। क्या बोल रहा है प्रश्न, देखो प्रश्न ये बोलता है कि स्थानीय बाजारों को वर्गीकृत करने के लिए कौन सा आधार सबसे सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट बेसिस फॉर क्लासिफाइंग लोकल मार्केट। तो भाई स्थान के आधार पर ही ना होता है ना, अब गांव में होगा कि कस्बा में होगा कि शहर में बाजार होगा, उसके हिसाब से उसको निर्धारित करोगे, तो स्थान डिटरमाइन करेगा उसमें। तो इसके लिए सही उत्तर क्या होगा, स्थान ही होगा। ठीक, अच्छा और प्रश्न देखिए, और प्रश्न क्या कह रहा है। छत्तीसगढ़ में स्थानीय बाजारों के मुख्य कार्यों में से कौन से सही हैं। वनोपज का व्यापार करता है क्या, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बिक्री का अवसर दे रहा है धान मंडी में। अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन कर रहा है क्या, राष्ट्र स्थानीय कारीगरों और हस्तशिल्प का वर्णन कर रहा है। इसमें ऐसा कुछ ऑप्शन है 1 2 4 वाला, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसमें क्या होगा, सही होगा। चलिए ये वाला प्रश्न बताओ, छत्तीसगढ़ के हाट बाजारों की विशेषताएं कौन सी हैं बताइए। हाट बाजार की मुख्य रूप से ताजी वस्तुओं का व्यापार होता है क्या, यहाँ पर होता है फ्रेश, जैसे कि फल सब्जियां, है ना। और देखो ग्रामीण और जनजाति समुदायों का केंद्र है एक प्रकार से, बिल्कुल ट्राइब में कर रहे हैं, बस्तर में सरगुजा में। बड़े उद्योगों को निर्यात केंद्र ये नहीं बोल सकते, ऐसा लोकल लोग ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लोकल लोग ही कंजप्शन कर जाते हैं।
मोल भाव की प्रथा है क्या यहाँ पर? बिल्कुल प्रथा है, मोल भाव की प्रथा है ना। तो पहला, दूसरा और चौथा, इसमें कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, चलिए, इसी बाजार में एक टर्मिनोलॉजी आता है इंटरवेंशन। क्या शब्द है? इंटरवेंशन। इंटरवेंशन को आज समझने का प्रयास करेंगे। बाजारों में हस्तक्षेप क्या होता है? बाजारों में हस्तक्षेप क्या है? टाइप्स ऑफ इंटरवेंशन एंड मेथड्स। बाजारों में हस्तक्षेप का अर्थ है किसी सरकार, संगठन या संस्था द्वारा बाजार की कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप करना। क्या कहलाएगा? हस्तक्षेप कहलाएगा, बाजार में हस्तक्षेप कहलाएगा, ताकि आर्थिक स्थिरता, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, उपभोक्ता कल्याण, कंज्यूमर वेलफेयर और समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट सुनिश्चित किया जा सके। यानी कि बाजारों में हस्तक्षेप एक प्रकार से एक प्रशासनिक कार्यवाही है और यह लोगों के हित में है। सीधा सा मतलब यही है, बाजार में हस्तक्षेप करना क्या है? प्रशासनिक कार्यवाही है और लोगों के हित में है। इस नाम से बाजार में हस्तक्षेप की आवश्यकता है। तो बाजार में हस्तक्षेप कौन कर सकता है? सरकार, संस्था या संगठन द्वारा बाजार की जो भी कार्यप्रणाली है उसमें हस्तक्षेप करना क्या कहलाएगा? हस्तक्षेप कहलाएगा। हस्तक्षेप इन बाजार या मार्केट, इन्वेंशन इन मार्केट। इससे क्या होगा? आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहेगी। ये कंज्यूमर वेलफेयर के लिए है, यानी उपभोक्ता कल्याण के लिए है, और समावेशी विकास यानी इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए यह जरूरी होता है। हम लोग शब्दों से ऐसा लगता है ना, यही क्या सामाजिक हस्तक्षेप, मतलब बाजार में हस्तक्षेप है, ये तो गलत हो रहा है, ऐसा लग रहा है। लेकिन वास्तव में बाजार में हस्तक्षेप क्या है? एक सकारात्मक पहल है ना, जो कि कंज्यूमर वेलफेयर के लिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए और इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए यह महत्वपूर्ण होता है। अब देखिए, टाइप्स ऑफ इंटरवेंशंस, ये जो है कितने प्रकार के हो सकते हैं, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। हस्तक्षेप के प्रकार, हस्तक्षेप क्या है सबको समझ में आया कि नहीं, है ना? तो हस्तक्षेप के प्रकार कौन कौन से हैं? हस्तक्षेप में सबसे पहला है मूल्य हस्तक्षेप। पहला क्या है? मूल्य हस्तक्षेप, यानी प्राइस इंटरवेंशंस। ठीक है, इसका जो है देखिए, बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार या संस्थाएं हस्तक्षेप करती है, इसे हम क्या कहेंगे? प्राइस इंटरवेंशंस कहेंगे, यानी मूल्य हस्तक्षेप कहेंगे। इसके तरीके क्या हो सकते हैं? एमएसपी, पहला क्या है? एमएसपी। दूसरा क्या है? एमआरपी। तीसरा क्या है? सब्सिडी। पहला क्या हुआ? एमएसपी। एमएसपी को हम कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आपसे प्रश्न क्या पूछेगा? एमएसपी क्या है? तो एमएसपी एक प्रकार का प्राइस इंटरवेंशन है, मूल्य हस्तक्षेप है ना, यानी बाजार का हस्तक्षेप है, सीधी सी बात है। जो कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगा, संगठन या संस्था करेगा। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, किसानों को उनकी फसलों के लिए उचित मूल्य देने के लिए हम एमएसपी लेकर के आते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ पर धान पर एमएसपी लगा हुआ है 2100 रुपया, 2300, 2120, 2320, है ना, 2320 और 2360 रुपया, है ना। इस प्रकार से जो मूल्य का निर्धारण अब अलग अलग हो सकता है, हर साल बदल जाता है ना। तो इस प्रकार से जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, किसानों को उनकी फसलों के लिए उचित मूल्य देने के लिए ये प्राइस में हस्तक्षेप कर रहा है, सीधी सी बात है। तो ये क्या कहलाएगा? एक प्रकार का मूल्य हस्तक्षेप कहलाएगा, प्राइस इंटरवेंशन कहलाएगा, बाजार में हस्तक्षेप कहलाएगा। समझ रहे हो ना? देखो, एमआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य। उपभोक्ताओं को इससे अधिक कीमत में आप नहीं बेच सकते। सपोज ये पेंसिल है, इस पेंसिल का कीमत एमआरपी है 15,000 रुपए, ठीक है, हम इसको लिए हैं 13,000 रुपए में। लेकिन ये अगर हमको बोले कि आपको 16,000 रुपए में दूंगा करके, लेकिन एमआरपी में ऑलरेडी लिखा हुआ है कितना? 15,000 रुपए। तो क्या वो मुझे 15,000 में बेच सकता, 16,000 में बेच सकता है क्या? नहीं बेच सकता है, क्योंकि यहां पर क्या हुआ? प्राइस इंटरवेंशन है गवर्नमेंट के द्वारा। वो एमआरपी जो लिख दिया गया है उससे ज्यादा मूल्य में कोई भी व्यापारी हमको नहीं बेच सकता, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे? एमआरपी इंटरवेंशन को क्या कहेंगे? प्राइस इंटरवेंशन कहेंगे। एमआरपी क्या है? एक प्रकार का प्राइस इंटरवेंशन है।
अधिकतम खुदरा मूल्य, इसे ही क्या बोलते हैं? ज्यादा में बेचा तो उपभोक्ता जो फोरम है वहां पर आप शिकायत कर दो, उसका लाइसेंस खत्म हो जाएगा कि बार। कहाँ? बिल्कुल करो। देखो जागरूक बनेंगे ना, जागरूक अगर आप बनते हो तो डेफिनेटली पूरा सुधार आ जाएगा। हर एक ही आदमी बहुत सुधार ला सकता है। और शिक्षा, इसी नाम से शिक्षा को क्या बोलते हैं? जननी, क्रांति बोलते हैं, है ना। मतलब जो शिक्षित हुआ वो शेर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जो शिक्षित होगा वह जो है शेर की तरह दहाड़ेगा। मतलब शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो इसी नाम से हमको शिक्षित होना है, और शिक्षित बस नहीं होना है, उसको एग्जीक्यूट भी करना है, इंप्लीमेंट करना है अपने डेली लाइफ में। निश्चित रूप से सुधार आएगा, आज नहीं तो कल आएगा ही आएगा। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? एक न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? प्राइस इंटरवेंशन है, मूल्य हस्तक्षेप है। अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या है? प्राइस इंटरवेंशन है ना। ये जो है मूल्य हस्तक्षेप है। सब्सिडी की बात अगर हम करते हैं, देखो सब्सिडी एक प्रकार का क्या है? छूट है। सब्सिडी क्या होता है? एक प्रकार का छूट है। आवश्यक वस्तुओं पर सरकार द्वारा जो वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, दैट इज कॉल्ड सब्सिडी। इसे ही हम क्या बोलते हैं? सब्सिडी। जैसे फर्टिलाइजर पर, पीडीएस पर, है ना, ये सब्सिडी प्रोवाइड करा जाता है। जैसे गैस पर, गैस सिलेंडर पर सब्सिडी वगैरह मिलता है ना। तो ये सब क्या है? एक प्रकार से सरकार द्वारा दिया जाने वाला वित्तीय सहायता है कि हम आपको कुछ छूट दे रहे हैं भाई, और छूट दे रहे हैं, है ना। जैसे आप मशीनरीज वगैरह लेते हैं तो उस पर भी गवर्नमेंट क्या करती है? सब्सिडी। जैसे सोलर पैनल आप लगवाते हैं, सोलर पैनल पर भी क्या है? सब्सिडी है। आप इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदते हो तो उस पर भी क्या मिलता है? सब्सिडी मिलता है। 1.5 लाख का है तो उसमें 40,000 का आपको क्या मिल जाएगा? सब्सिडी मिल जाएगा, है ना। गवर्नमेंट क्या करती है कि आपको इको फ्रेंडली बनाने के लिए, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लिए, अगर आपने ई वाहन खरीदा है तो आपको क्या दिया जा रहा है? सब्सिडी दिया जा रहा है ना। तो ये क्या है? एक प्रकार का सरकार के द्वारा दिया जाने वाला वित्तीय सहायता है। अच्छा, आपूर्ति, पहला हम लोगों ने प्राइस इंटरवेंशन पढ़ा, दूसरा है सप्लाई इंटरवेंशन। ये भी क्या होगा? बाजार में हस्तक्षेप का तरीका है। पहला तरीका क्या था? प्राइस इंटरवेंशन, यानी मूल्य में हस्तक्षेप। और दूसरा तरीका क्या होगा? आपूर्ति हस्तक्षेप, यानी सप्लाई इंटरवेंशन। दूसरा क्या होगा? सप्लाई इंटरवेंशन। कई बार ऐसा होता है, कोई सेठ लोग प्याज को ही, लहसुन को ही कब्जा करके रख लेते हैं, तो उस पर आप छापा मार सकते हो कि भैया कैसे तुम प्राइस को बढ़ाने में तुम ही 4-5 सेठ लोगों का काम है ना। तो छापा मारो और सबको क्या करो? फिर डिस्ट्रीब्यूट करवा दो, उचित मूल्य में डिस्ट्रीब्यूट करवा दो। ऐसे ही होता है, तभी तो प्राइस बढ़ता है। आप एक जगह क्या कर लिए, जितना भी इंपोर्ट आया उसको एक जगह आप स्टोर करके रख लिए, और यहाँ पर लोगों को तो जरूरत है ना, डेली रूटीन में लोग को चाहिए। अब आप स्टोर करके रखे हो, लोगों को जरूरत है, उन तक सामान पहुंच नहीं जा रहा है, तो भाई जितना डिमांड बढ़ेगा उतना प्राइस भी तो बढ़ेगा ना। डिमांड और सप्लाई का रूल तो यही बोलता है। उसके बाद फिर आप उसको थोड़े थोड़े मात्रा में क्या कर रहे हो? सप्लाई कर रहे हो, तो चीजें क्या हो जाती हैं? रेट बढ़ जाता है। जैसे कि ठंड के दिनों में होता क्या है, जो कागज होता है A4 साइज, जिसमें हम लोग फोटोकॉपी वगैरह करते हैं, तो किताब वगैरह हम लोग छापते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो उस समय हमको जो A4 साइज का पेपर हमको 200 रुपये मिलना चाहिए, हमको 240, 250 तक में मिलता है। मतलब 40 से 50 रुपये ज्यादा रेट बढ़ जाता है। क्यों? बरसात में जो सप्लाई है वो कम हो जाता है, और कुछ लोग उसको जमावड़ा करके रख लिए रहते हैं कि भाई इस समय हम उसका लाभ उठाएंगे। तो उसमें क्या हुआ? एक प्रकार से जमाखोरी बोलते हैं उसी को, जमा करके रख लिए, तो उसमें क्या हुआ? प्राइस बढ़ गया। सब्जियों में भी वही हो रहा है, फल में भी वही हो रहा है ना। तो इस प्रकार से डिमांड और सप्लाई पर बेस्ड है। तो आपूर्ति हस्तक्षेप, सप्लाई इंटरवेंशन क्या है देखना, बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए आपूर्ति में इंटरवेंशन होता है, सप्लाई इंटरवेंशन होता है, आपूर्ति हस्तक्षेप होता है। तरीके क्या है इसका? पहला है पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, गरीब और कमजोर वर्ग के लिए राशन को आपूर्ति सबसे पहले करना है। जो बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, मैं पढ़ाया था ना बीपीएल क्या होता है, जॉब कार्ड क्या होता है, सब पढ़ा चुका हूं। तो जो बीपीएल के नीचे आते हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, है ना, जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, उनको हमको सबसे पहले पीडीएस प्रोवाइड कराना है। पीडीएस के माध्यम से सबसे पहले अन्न और जितने भी राशन का सामग्री है उसको, उनको पहले
प्रोवाइड कराना है। तो जो गरीब और कमजोर इकोनॉमिक बैकवर्ड हैं और जो बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं, तो इकोनॉमिक बैकवर्ड और बिलो पॉवर्टी लाइन में रहने वाले जो लोग हैं उनको हम राशन की आपूर्ति पीडीएस के माध्यम से पहले कर देंगे। ठीक है, आप मत करो, आप जो जमाखोरी भी कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास एक मीडियम है, क्या है, पीडीएस। हम जो उचित मूल्य पे क्या करेंगे उनको, इसी को पीडीएस को क्या बोलते हैं, उचित मूल्य का दुकान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उचित मूल्य का दुकान। तो जो बीपीएल के नीचे आते हैं, जो इकोनॉमिक बैकवर्ड या इकोनॉमिक एक क्रॉस लाइन के नीचे में है, उनको या तो मुफ्त में गवर्नमेंट सब्सिडी कर दी रही तो मुफ्त में, या फिर एकदम न्यूनतम शुल्क में जो राशन की सामग्री है वो उपलब्ध कराई जाती है। तो ये क्या है, एक प्रकार का, किस प्रकार का मेथड है, पीडीएस किस प्रकार का मेथड, सप्लाई इंटरवेंशन है। क्या है? सप्लाई इंटरवेंशन है। बात समझ रहे हो बात को? अच्छा देखो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, इसको हम आयात निर्यात नीति कहते हैं। वस्तुओं की कमी होने पर उनको निर्यात पर प्रतिबंध लगा देती है गवर्नमेंट। अगर देश में ही हमारा कंजप्शन अधिक है किसी भी वस्तु का, उदाहरण के लिए दूध, मिल्क, चावल की बात करें, चावल में हम ही लोग के लिए आपूर्ति नहीं हो पा रहा है और आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो अन्य देश में, तो गवर्नमेंट उस पर बैन लगा देगी। समझ रहे हो? तो इंटरनेशनल जितना भी मार्केट है जहां से एक्सपोर्ट होता है, वहां पर चेकिंग चालू हो जाएगा कि किस चीज का आप एक्सपोर्ट कर रहे हो। गवर्नमेंट ने जिस पर बैन लगाया है उसका तो एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तुरंत उसका लाइसेंस रद्द होगा, जेल चला जाएगा अगर उन चीजों का इलीगल कहा जाएगा फिर, है ना। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, माध्यम है, सप्लाई माध्यम। यानी कि सप्लाई माध्यम मतलब सप्लाई माध्यम को हिंदी में हम लोगों ने क्या कहा, आपूर्ति हस्तक्षेप। क्या कहा? आपूर्ति हस्तक्षेप। ठीक है। अच्छा, तो इसमें दो चीजें हम लोग मुख्य रूप से देख रहे हैं आपूर्ति हस्तक्षेप में। पहला क्या है, पीडीएस प्रणाली, और दूसरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। ये गवर्नमेंट ला करके, जैसे प्याज के निर्यात पर, प्याज अभी रेट बढ़ गया था ना बीच में, 1 साल 1.5 साल पहले प्याज कितना कीमत हो गया था। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते तो 150 रुपए 200 रुपए तक, लेकिन उस टमाटर को खाने में बड़ा स्वाद आता है, भले से स्वाद रहे चाहे मत रहे, है ना। अब प्याज जो है, हम जो है एक प्याज में, एक सब्जी में 2-3 प्याज डाल रहे हैं आजकल। उस समय अब 150 रुपए 200 रुपए किलो था, तो 4 सब्जी बनाना है तो एक टुकड़ा, एक को 4 टुकड़ा करके रखें भाई, एक टुकड़ा बस डालेंगे। और होटल रेस्टोरेंट में जाओगे तो आपको प्याज का सलाद मिलेगा ही नहीं, सलाद बंद प्याज का। अब जिस चीज का रेट बढ़ गया उस कहाँ मिलेगा, है ना, सप्लाई कम हो गया। तो हम लोगों ने क्या देखा भाई, जैसे कि प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध, अन्य देश नहीं भेजोगे, हमको सप्लाई कम है, तो पहले हमारा सप्लाई हो जाए, हमारा पेट भरे, उसके बाद फिर अपना पेट सबसे पहले भरना चाहिए, उसके बाद फिर हम सेवा करेंगे भाई, इस प्रकार की भाव, है ना। इसके बाद देखिए रेगुलेटरी इन्वेंशन भी है एक, इसको हम नियामक हस्तक्षेप कहते हैं। क्या बोलते हैं? नियामक हस्तक्षेप, रेगुलेटरी इंटरवेंशंस। बाजार में प्रतिस्पर्धा और पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए हम रेगुलेटरी इंटरवेंशंस करते हैं, यानी नियामक हस्तक्षेप करते हैं। इसके तरीके क्या हो सकते हैं? पहला है प्राइस राइज कंट्रोल, मूल्य वृद्धि नियंत्रण। जैसे कि होर्डिंग्स की मैं बात अभी कर रहा था, मुनाफाखोरी। इसी प्रकार से ब्लैक मार्केटिंग होता है कि नहीं होता है ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग्स। तो मूल्य वृद्धि पर जो नियंत्रण है, जैसे मुनाफाखोरी करने के लिए लोग क्या करेंगे, जमाखोरी करते हैं, है ना, काला बाजारी, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, ब्लैक में सामान को बेचते हैं। तो ये रेगुलेटरी इन्वेंशंस हैं, बाजार में क्या किया जाएगा, इसको रोकने का प्रयास किया जाएगा। तो मुनाफाखोरी नियम लाया जाएगा, ब्लैक मार्केटिंग पर रूल लाया जाएगा कि भाई इनको जेल हो सकती है या जुर्माना लग सकता है। वस्तु नियंत्रण आदेश, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, आवश्यक वस्तुओं और जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक। देखो ये सर्विस में भी हो सकता है, वस्तुओं में भी हो सकता है ना। जैसे कि हम मूल्य वृद्धि नियंत्रण की बात करें, मुनाफाखोरी, कालाबाजारी, उदाहरण के लिए कोई गुड्स या सर्विस अपने देश में बैन है ना, तो उसको भी आप जो है इंपोर्ट करा के ला रहे हो या ब्लैक में बेचने का प्रयास कर रहे हो, तो क्या कहलाएगा, वो इलीगल कहलाएगा, है ना। तो इस प्रकार से जो तरीके हैं, मेथड्स हैं, पहला क्या है, प्राइस राइजिंग कंट्रोल कर सकते हैं, मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण कर सकते हैं, यानी मुनाफाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग पर
कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, इसेंशियल आदेश स्थापित कर सकते हैं, आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक। प्याज एकदम आवश्यक वस्तु है, आलू आवश्यक वस्तु है, इसका जो भी जमाखोरी करेगा उसका लाइसेंस रद्द करो, सबसे पहले 5 लाख रुपए जुर्माना भी लगा दो। ठीक है, तो इस प्रकार का हम क्या कर सकते हैं, कमोडिटी एक्ट ला सकते हैं। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, रेगुलेटरी इन्वेंशन है, यानी रेगुलेटरी इन्वेंशन मतलब नियामक हस्तक्षेप है बाजार में, समझ रहे हो। इसके बाद देखिए इंस्टीट्यूशनल इंटरवेंशंस, यानी संस्थागत हस्तक्षेप। संस्थागत हस्तक्षेप किसी संस्था या संगठन के द्वारा, जैसे हम लोगों ने नाफेड पढ़ा था, नाफेड पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, नाबार्ड पढ़ा है, नाफेड पढ़ा है, आरबीआई पढ़ा है, ये सभी क्या है, संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं। तो इंस्टीट्यूशंस क्या कर रही हैं, पॉलिसीज बनाती हैं, है ना। आईआरडीए, सेबी, आईआरडीए जो है बीमा को नियंत्रित करती है। जितने भी कमर्शियल बैंक हैं सबको नियंत्रित कौन करता है, आरबीआई। बीमा सेक्टर को इरडा, आईआरडीए, जितना भी पूंजीगत मामले हैं यानी कि शेयर मार्केटिंग है उसको सेबी कंट्रोल करेगा, है ना। जैसे जितना भी बाजार से संबंधित हम लोगों ने बात कही थी, नाफेड, नाफेड उसको सहकारिता को, कोऑपरेटिव्स को कौन कंट्रोल कर रहा है, नाफेड कंट्रोल कर रहा है ना। तो इस प्रकार से हम देखें तो ये सभी क्या है, संस्थाएं हैं। तो संस्थाएं भी क्या कर सकती हैं, कुछ रूल रेगुलेशन के थ्रू इसमें बाउंडेशन ला सकती है, इनको रेगुलेट कर सकती है। तो इसको हम इंस्टीट्यूशनल इंटरवेंशंस कहते हैं, संस्थागत हस्तक्षेप कहते हैं। संस्थाओं और संगठनों द्वारा बाजार को व्यवस्थित करने की जो परंपरा है या व्यवस्था है उसको हम क्या कहेंगे, संस्थागत हस्तक्षेप कहेंगे। जैसे ये एग्जाम्पल है आपका नाबार्ड, ग्रामीण बाजारों को वित्तीय सहायता और बुनियादी ढांचा प्रदान करने का काम किसका है, नाबार्ड का। नाबार्ड किसको फंडिंग करती है, हम लोग पढ़े हैं, नाबार्ड किसको फंडिंग कर रही है, एक तो कोऑपरेटिव को फंडिंग कर रही है, कोऑपरेटिव्स को, और रीजनल रूरल बैंक्स को। इसके अलावा कुछ कमर्शियल बैंक को, कुछ सरकारी कमर्शियल बैंक है उनको भी फंडिंग करती हैं। ठीक है, और किसको फंडिंग कर रही है, नाफेड को। ठीक है, और नाफेड किसको फंडिंग करती है, कोऑपरेटिव्स को। ठीक है, और फिर कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक के रूप में जिला राज्य स्तर पर, फिर जिला स्तर पर केंद्रीय बैंक के रूप में, और राज्य ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक कृषि सहकारी बैंक के रूप में लोगों को प्रोवाइड करती है। तो ये क्या है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। तो नाबार्ड क्या कर रही है, ग्रामीण बाजारों और वित्तीय सहायता के लिए बुनियादी ढांचा यानी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है ना। जैसे कि छत्तीसगढ़ में किसानों को ऋण उपलब्ध कराना, ये क्या है, एक प्रकार का संस्थागत हस्तक्षेप है। अब किसानों को आम आदमी कोई क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ में इसको मतलब लोकल टर्म में हम इसको बोलते हैं ब्याज, एक प्रकार से ब्याज। दो प्रकार का, एक तो संस्थागत ब्याज हो सकता है, एक असंस्थागत ब्याज हो सकता है ना, इंटरेस्ट लिया जा सकता है, जिसमें खास करके जो मनी लेंडर होते हैं, मनी लेंडर हिंदी में उसको हम लोग सेठ वगैरह कहते हैं ना, जमींदार हैं, सेठ हैं, तो इन लोग क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं। आपका जमीन को अपने नाम में लिखवा लेंगे, ठीक है, या फिर बॉन्डिंग, हाँ छत्तीसगढ़ी में वो गहना गुथी इला हम कर्जा दे के आए हैं बाबू, ले दे के पैसा मिले है, ऐसा टाइप का होता है ना। तो इस प्रकार की जो बातें हैं गांव में हमको देखने को मिलता है। तो कर्ज उपलब्ध कराना है तो इन लोग क्या करेंगे ना, जरूरत से ज्यादा ऋण मतलब कि टैक्स ले लेते हैं, ब्याज ले लेते हैं। तो नाबार्ड क्या कर रही है, किसानों को न्यूनतम दर पर, जैसे केसीसी की बात करते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं, है ना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गया, किसान क्रेडिट कार्ड हो गया, और अल्पकालीन और दीर्घकालीन और मध्यकालीन ऋण हो गया, जिसमें अल्पकालीन ऋण में तो ब्याज ही नहीं लेते हैं, है ना, बिना ब्याज का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था करके किसानों को उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने में और उनके लिए जो प्रोडक्शन को बेहतर बनाने में क्या कर रही है, नाबार्ड सहयोग कर रही है। और यह पूरी व्यवस्था क्या कहलाएगी, इंस्टीट्यूशनल इंटरवेंशंस कहलाएगा, यानी संस्थागत हस्तक्षेप कहलाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें कृषि मंडी का व्यवस्था करना, एग्रीकल्चरल मार्केट की व्यवस्था करना, किसानों को उनके उत्पाद को बेचने के लिए संस्थागत बाजार की उपलब्धता कराना, यह भी क्या है, इंस्टीट्यूशनल
इन्वेंशंस हैं, है ना, इंटरवेंशंस हैं, इंटरवेंशंस। प्रोत्साहन पर आधारित हस्तक्षेप क्या है, देखो पांचवा है इंसेंटिव बेस्ड इंटरवेंशंस, यानी प्रोत्साहन पर आधारित हस्तक्षेप। बाजार में विकास को प्रोत्साहित करने के लिए, बाजार में विकास को, डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए हम प्रोत्साहन पर आधारित हस्तक्षेप की बात करते हैं, इंसेंटिव बेस्ड इंटरवेंशंस की बात करते हैं। इसमें सबसे पहला तरीका होता है डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, इसको हम DCT कहते हैं। क्या बोलते हैं? DCT, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, यानी प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरण। सरकार द्वारा सीधे लाभार्थियों के खाते में जो पैसा जमा किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? DCT। इसी को आजकल हम डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर भी कह रहे हैं, DBT भी कह रहे हैं वर्तमान में। पहले हम इसको DCT बोलते थे, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर होता था, है ना। कैश ट्रांसफर में क्या होता था ना, पहले लोगों को डायरेक्ट पैसा दिया जाता था, अब ये कन्वर्ट होकर के क्या हो गया? DBT हो गया है, अब बैंक में जाएगा, इसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो गया। पहले क्या था? डायरेक्ट कैश ट्रांसफर था, सीधे किसानों को पैसा दिया जाता था कैश। अब कैश ना देकर के क्या हो गया? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो गया, यानी कि उनके बैंक अकाउंट में क्या होगा? डायरेक्ट पैसा जाएगा। क्लियर? टैक्स में छूट जो होता है, नए उद्योगों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्स में छूट देती है, सब्सिडी देना, उसी को क्या बोलते हैं? सब्सिडी देना। तो आप MSME कोई भी या एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट आपको क्या करेगी? कम ब्याज में आपको ऋण उपलब्ध कराएगी। या फिर उसके अलावा जैसे आप डेयरी प्रोडक्शन करना चाहते हैं, आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया, उसमें आपका 40% लोन क्या कर दिया? वो माफ कर, सब्सिडी दे दिया। यानी कि आप जो है 10 लाख में 40% माइनस करेंगे, कितना होगा? 4 लाख। तो आपको कितना पे करना है केवल गवर्नमेंट को? 6 लाख, और उसके लिए भी आपको 5 साल का समय दे रहा है। तो ये सब्सिडी हो गया। सब्सिडी हो गया तो एक प्रकार से क्या प्रोत्साहन मिला कि नहीं मिला? एक तो हमारा व्यापार भी चालू हो गया, 10 लाख का राशि भी मिला, उसमें भी 40% क्या है? छूट भी है, 6 लाख बस देना, ऊपर से 5 साल का समय भी दिया जा रहा है। तो एक प्रकार से लाभ हुआ कि नहीं हुआ? है ना। तो इसी प्रकार से ये प्रोत्साहन आधारित हस्तक्षेप होता है, इंसेंटिव बेस्ड इंटरवेंशंस कहलाता है। इसके बाद देखिए अगला है सोशल इंटरवेंशंस, इसे हम कहते हैं सामाजिक हस्तक्षेप। सामाजिक हस्तक्षेप, सामाजिक हस्तक्षेप क्या है इसको हम समझना चाहते हैं। समाज में कमजोर वर्गों को आगे लाने के लिए हम सोशल इंटरवेंशंस की बात करते हैं। सामाजिक क्षेत्र में समाज के कमजोर वर्गों को आगे लाने के लिए हम सोशल इंटरवेंशंस की बात करते हैं। इसमें महिलाओं और बच्चों के लिए योजनाएं आयोजित की जाती हैं। जैसे महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सशक्त बनाना है, हमको मजबूत बनाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? SHG बना देंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप बना देंगे, विमेन एम्पावरमेंट करना है तो ये क्या है? समाज में हाँ कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने के लिए क्या हो गया? एक माध्यम हो गया। ठीक है, तो देखिए सामाजिक हस्तक्षेप की अगर हम बात करें तो सामाजिक हस्तक्षेप में हम जो है कमजोर वर्गों को आगे लाने के लिए, है ना, समाज में कमजोर वर्गों को आगे लाने के लिए जैसे कि महिलाओं और बच्चों के लिए योजनाएं लाना है, तो हमको क्या कर सकते हैं? स्व सहायता समूह का निर्माण कर सकते हैं उनको सशक्त बनाने के लिए। जैसे ग्रामीण हाट बाजार की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में हाट बाजारों का जो है विकास कर सकते हैं। जैसे कि बस्तर क्षेत्र में हम लोगों ने क्या एक बाजार लाया है? ट्राइबल हाट बाजार का विकास किया है। तो ये क्या है? एक प्रकार का सामाजिक हस्तक्षेप है, यानी सोशल इंटरवेंशंस है ना। छत्तीसगढ़ में हस्तक्षेप के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि धान पर MSP लागू करना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना लाना, वनोपज पर व्यापार पर एक MSP ला देना, है ना। इसी प्रकार से PDS जो सर्विस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये सभी क्या है? एग्जाम्पल है। जैसे छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना लाया गया था अभी, गोधन न्याय योजना, तो छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना भी क्या है? गोधन न्याय योजना को भी हम लोग क्या बोलेंगे? सामाजिक हस्तक्षेप पर आधारित एक प्रक्रिया कह सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का आप जो है आंसर करिए।
किस प्रकार के बाजार हस्तक्षेप का उदाहरण है? प्राइस इंटरवेंशन बोला था, क्या बोला था? प्राइस इंटरवेंशन। एमएसपी जो है एक सही उचित मूल्य पर लोगों को लाभ देता है, तो प्राइस इंटरवेंशन होगा, एक कूट पर आधारित है। चलिए ये वाला प्रश्न आप लोग सॉल्व करो। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट का कार्यान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इसेंशियल कमोडिटी एक्ट और ग्रामीण हाट बाजारों का विकास करना, तो एक प्रकार से सभी इसमें सही बात है ना, सभी चीज इसमें शामिल है, सब कुछ जो है लागू है। ये प्रश्न एक है। ओके चलिए अब बताइए, मूल्य हस्तक्षेप प्राइस इंटरवेंशन क्या है? एमएसपी लागू करना, वेरी गुड। सप्लाई इंटरवेंशन क्या है? जमाखोरी और मुनाफाखोरी पर रोक लगाना। और रेगुलेटरी इन्वेंशन क्या है? पीडीएस के माध्यम से सस्ती खाद्यान्न उपलब्ध कराना। ये इसमें आएगा क्या? जमाखोरी, नियामक जो है जमाखोरी पर आएगा क्या? देखो नियामक जो है जमाखोरी और मुनाफा पर आएगा, है ना, तो ऑप्शन ए सही होगा। 1 का बी, 2 का सी और 3 का ए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखो क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा हस्तक्षेप प्रोत्साहन आधारित हस्तक्षेप इंसेंटिव बेस्ड इंटरवेंशन का उदाहरण है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हस्तक्षेप क्या कर सकते हैं? इसमें हम टैक्स पर क्या कर सकते हैं? एग्जेम्पशन कर सकते हैं, यानी टैक्स एग्जेम्पशन क्या है? एक प्रकार का टैक्स में सब्सिडी देना, छूट दे देना। ये क्या है? इसका बढ़िया उदाहरण हो सकता है। प्रोत्साहित करना है ना आपको, प्रोत्साहन कब करोगे? आप टैक्स पर एग्जेम्पशन दोगे। और देखो ये क्या हो जाएगा? सामाजिक हस्तक्षेप। अभी हम लोगों ने पढ़ा सस्टेनेबल लाइवलीहुड के लिए हम गोबर की खरीदी कर रहे हैं। पहले 2 रुपए किलो में हो रहा था, अब 4 रुपए किलो में। कंपोस्ट खाद वगैरह बनाते हैं, जैविक खाद, कंपोस्ट खाद। ठीक है, और कुछ प्रश्न है क्या? नहीं, ये अंतिम यूनिट अब आपका बच जा रहा है इसमें, उसके बाद फिर आपका आजीविका फिनिश हो जाए। खत्म तो होता ही नहीं है इतना भी पढ़े तो भी, लेकिन फिलहाल आपका जो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं वो फिनिश हो जाएगा। फिर हम ग्रामीण विकास में आएंगे, फिर ग्रामीण विकास को पढ़ेंगे। ये मुझे याद दिलाना, कुछ क्रांतियां हैं, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं, जैसे पीली क्रांति, नीली क्रांति, हरी क्रांति, भूरी क्रांति, है ना। इन जो रिवॉल्यूशन हुआ था, क्रांतियां हुई थी, इन क्रांतियों को हम लोग क्या है थोड़ा सा देख लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास जब भी होगा ना, तो मुझे आप लोग पहले ही बता देना कि सर हम ये जो क्रांतियां आप बोले थे उसको भी पढ़ लेते हैं भाई, क्रांतिकारी आंदोलन हो जाए थोड़ा सा, तो उसको एक थोड़ा सा ना इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद हमारा जो लास्ट चैप्टर बचेगा, कौन सा चैप्टर है? पशुधन उत्पादन और प्रबंधन, एनिमल वेल्थ प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो भाई पशुधन से हम कैसे उनका देख रेख करके कैसे आर्थिक लाभ कमा सकते हैं, उसका हमको प्रबंधन कैसे करना चाहिए, उसके लिए छत्तीसगढ़ में कौन कौन से रिसर्च सेंटर हैं, है ना, और छत्तीसगढ़ में इससे संबंधित कौन कौन सी योजनाएं लागू हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखें फिर। ठीक, थैंक यू।